तो चलो बच्चों, नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है, अब सदिश क्या होता है? देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सीखा क्या होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी राशि जिनको आप माप सके उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि भौतिक राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको आप माप सकते हैं उनको ही फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनको माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये हमने पहले वाले चैप्टर में सीखा। फिर उसमें हमने यूनिट्स के बारे में सीखा, मात्रक के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर में सीखेंगे कि दो प्रकार में आप बांट सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। स्केलर मतलब अदिश, एक अदिश दूसरा सदिश। ठीक है, तो अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश अभी तक हम लोग पढ़ते आए, जितने भी चीजें आपने पढ़ी, जैसे अभी तक आपने किसी वस्तु की लंबाई जब आप नापते हैं तो लंबाई नापने के बाद जब उसको जोड़ रहे होते हैं किसी और से, 5 मीटर को 3 मीटर में जोड़ दिए तो बस ऐसे ही जोड़ दिए गणित के नियम लगा के, 5 + 3 8 होता है। लेकिन एक नई राशि जिनमें दिशा भी बताना जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो होता है वेक्टर। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है उसके बारे में जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए। अब देखिए, वो है स्केलर क्वांटिटी, अदिश। अदिश का मतलब क्या है? वे राशियां जिनकी मात्रक के साथ साथ परिमाण होगा। परिमाण का मतलब होता है नंबर। अभी मैं बताता हूं वो सब क्या होता है। तो वे राशियां जिनका केवल एक परिमाण तथा एक मात्रक होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब इसके लिए उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या ऐसी राशियां हैं, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो अदिश में आएंगी? तो देखते हैं। द्रव्यमान, मास। जब आप मास मेजर करते हैं तो उसमें आप दिशा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आप कहते हैं कि एक वस्तु है जिसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो 4 kg का है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें क्या क्या होता है? परिमाण और मात्रक। तो ये जो 4 है ये इसका परिमाण होगा। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वो नंबर, तो ये इसका नंबर है। ठीक है ना, तो यही इसकी मैग्नीट्यूड है या परिमाण है। परिमाण, ठीक है, परिमाण। ठीक, अब ये क्या है? ये इसका मात्रक है। मात्रक मतलब यूनिट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई केजी। तो ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में सीखा, यूनिट एंड डायमेंशन सब कुछ सीख रखा है उसमें। ठीक है, तो समय 2 सेकेंड। तो 2 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, उसका जो संख्या है, कितना समय हुआ तो 2 सेकेंड। कितना द्रव्यमान है तो 4। ठीक है, स्पीड यानी कि चाल भी क्या है? एक अदिश है, उसमें दिशा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। दूरी, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 मीटर यानी कि 6 क्या बन गया इसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। परिमाण मतलब वो संख्या, वो नंबर कितना है, और ये इसकी मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, अब अदिश की राशियों में जब भी आप इसके बीच में कुछ परिवर्तन करेंगे तो गणित के जो नियम हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा करने के जितने नियम हैं वो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। जैसे 3 वस्तु आप लिए, तीनों वस्तु का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग था। एक 4 kg का था, एक 3 kg का था, एक 2 kg का था। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ टोटल कितना द्रव्यमान हो गया आपके पास? तो आप बोलेंगे 4 + 3 7 + 2 9 kg हो गया। अब मैं बोलूँ कि रास्ते में आकर मैंने 3 kg बाहर निकाल दिया तो कितना kg बचा आपके पास? तो 9 में से 3 को घटा देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान है और इसमें जो गणित के जो मौलिक जो गणित है
उनको आप लगा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ऐसी राशियां हैं सदिश, उसमें दिशा भी होता है, तो उनको जोड़ने का अलग नियम है, ठीक है। तो अदिश को हैंडल करना, उनको कैसे जोड़ घटाव किया जाता है, ये हम पिछले 8 सालों से सीखते आ रहे हैं। जो भी आप कक्षा में जोड़ घटाव, लघुत्तम वगैरह जितने भी चीजें हम सीख रखे हैं, उसमें आप दिशा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते और ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो सारे नियम यहाँ पर सिद्ध होते हैं, सारे नियम यहाँ लगा सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा सब चीज, ठीक है। तो इसीलिए इस राशि के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है छोटी कक्षाओं में। इस चैप्टर में सदिश की बात होगी, वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अदिश समझ गए, सदिश क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। लिखिए। तो हमने देखा कि एक अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब सदिश राशि की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, मतलब जिसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। तो सदिश वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो इसका उदाहरण क्या क्या होगा, जैसे चाल आपने देखा, चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन उसमें दिशा के बारे में हम नहीं बात करते। अगर आप दिशा के बारे में भी बोले कि 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है, तो फिर वो राशि वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हो गया, वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। इसको वेलोसिटी बोलेंगे इस चैप्टर में, वेलोसिटी। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। बल, फोर्स, ये सारी जो हैं राशियां वो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। इन सभी में दिशा होती है। कैसे, देखिए, अगर इस तरह से मैं आपको दिशा बताऊं ऐसे, तो ये आपको याद कर लेना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। अगर इस दिशा की बात करें तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये सब बातें यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो इस दिशा में जा रही है, ऐसे यहाँ पर एक गाड़ी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक छोटी सी जो इस दिशा में जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से ये गाड़ी चल रही है। जैसे बल लगा रहे हो, अब बल किधर लगा रहे हो, इस दिशा में लगा रहे हो कि इस दिशा में लगा रहे हो कि इस दिशा में लगा रहे हो, दिशा बताना पड़ेगा। इसीलिए बल कैसा बन गया, एक सदिश राशि बन गई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर के जो बड़ा ही समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट कुछ है। देखिए, सबसे पहले दर्शाना, इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को दर्शाते कैसे है, पहला तरीका चिन्हित रूप। चिन्हित रूप देखिए कैसा होगा, कोई भी एक राशि है a, ठीक है, ये अगर वेक्टर है सदिश तो उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, ठीक है। किसी के भी ऊपर आप अगर ऐसे एरो बना दिए तो वो क्या बन गया, वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अच्छा, उसके बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड मान लो वही है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ईस्ट लिख देंगे। तो आप यहाँ पे दिशा भी बता रहे हैं और इसकी ये परिमाण भी बता रहे हैं और ये इसका मात्रक हो गया, है ना, सब चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से वेग को कैसे लिखेंगे, ऐसे। त्वरण को कैसे लिखेंगे, ऐसे। बल को कैसे लिखेंगे, F के ऊपर
एरो बना देंगे, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि हो गई, तो एस से विस्थापन लिखेंगे, ठीक है, सभी के ऊपर एक एरो बना देंगे, ठीक है। ग्राफीय रूप, ग्राफ से कैसे बताएंगे, तो एक सदिश एक सीधी रेखा द्वारा बनाया जाता है, एक सीधी रेखा बना देंगे जिसमें एक एरो होगा, तीर के तरह होगा, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, वो मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। अब इस सीधी रेखा में यहाँ देखिए एक तीर के तरह बना हुआ है, तीर के तरह। तो हर बात को समझना आपको ध्यान से। ये जो एरो है, ये जो एरो है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, हेड मतलब इस दिशा में ही ऐसे जा रहा है, तो आप एक सदिश दर्शा रहे हैं जिसकी दिशा इधर है। इस छोर को बोलते हैं टेल, ठीक है, पूंछ, और इसकी जो लंबाई है वो उसका परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं ऐसे दो वेक्टर बनाऊं, ए वेक्टर ऐसे, और एक वेक्टर और बनाऊं ऐसे, तो इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ए का परिमाण बी के परिमाण से ज्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, ठीक है। तो ये सब तरीका है बस इसको प्रस्तुत करने का, ठीक है। अब अगला जो है महत्वपूर्ण बात वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। सारी बातें आप लिख लेना, एक साथ ही लिख लेना। मैग्नीट्यूड मतलब आपको बता रहा हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं, परिमाण, ठीक है, परिमाण है मैग्नीट्यूड किसके, सदिश का। उसको कैसे दर्शाते हैं, उसको ऐसे दो लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मान लीजिए ये वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, केवल और केवल 5। उस समय आप कोई दिशा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सदिश ए का ये परिमाण इससे पता चलेगा। क्या उस समय आप किसी दिशा की बात करते हैं, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, ए इक्वल्स टू 5 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट, तो मॉड ए आप क्या लिखेंगे, इसको मॉड बोलेंगे, ठीक है। मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। देखिए क्या लिखेंगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड, बस यही हो गया, इसमें कोई दिशा नहीं आएगा। तो मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दो सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं, और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉड, MOD, मॉड, ठीक है। मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड। अगर मुझे मैग्नीट्यूड दर्शाना है, बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, दो ऐसे सीधी रेखा, समांतर रेखा खींच के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ दिया हुआ है v 5 मीटर पर सेकेंड, किधर, ईस्ट में, ठीक है। तो मॉड v क्या लिखोगे, मॉड v लिखोगे केवल 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसे बोलोगे, ठीक है। इस वेग का परिमाण है ये, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख लेना इस जगह पे, तो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब किसी दो सदिश के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिश के बीच के कोण। अब कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक विधि है, दोनों सदिश के टेल से टेल को मिलाना है, मतलब पूंछ को पूंछ से मिलाना है, ठीक है। और जैसे ये एक सदिश है, एक सदिश और लोगे और उन दोनों सदिश के पूंछ को पूंछ से मिला दोगे, ठीक है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
तो इनके पूंछ से पूंछ जब मिलाते हैं आप, तो जो इसमें कोण बनेगा, पूंछ से पूंछ मिलाने के बाद जो कोण बनेगा उसी कोण को लेना है। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर इधर तो दो दो कोण बन रहे हैं, इधर से भी बन रहे हैं देखियो, और इधर से भी बन रहे हैं, तो कौन सा कोण लें? तो नियम यह है कि इन दोनों कोण में जिसका परिमाण छोटा है उसे ही लोगे, तो छोटे वाले कोण को ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो क्या लिखा है, जब दो सदिशों के पूंछ से पूंछ जुड़े होते हैं तब सदिशों के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण ही उनके बीच का कोण होता है। इसका मतलब हमेशा कोण का मान 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो पीछे फिर छोटा कोण बनेगा, तो छोटा कोण ही हमेशा लेना होता है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझना होगा, समझ लीजिए फिर साथ में कॉपी कर लेना। देखो, मान लो एक सदिश ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, और एक सदिश ऐसा है इस तरह से, ठीक है। ये है आपका वेक्टर बी, ये है आपका वेक्टर ए, और इसके मध्य जो कोण दिया है वो 120 डिग्री दिया है। तो क्या अगर मैं पूछूं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो क्या 120 डिग्री लिखेंगे आप? आंसर इज नो, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड है और ये टेल है, हेड और टेल के बीच का कोण बना हुआ है, लेकिन आपको टेल और टेल जोड़ना है। तो टेल और टेल जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, या तो ये वाला सदिश उठा के अब यहाँ ले आए, या ये वाले सदिश को आगे ले जाए, कोई भी एक तरीका अपना लीजिए, ठीक है। तो मैं ए को आगे ले जाता हूँ, ऐसे आगे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। तो जब इसको ऐसे ले गए आगे ए को, तो अब बताइए इनके पूंछ से पूंछ मिलाओगे तो क्या कोण दिख रहा है यहाँ पे, ये कोण कितना है, ये 120 है, तो ये कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 60 होगा, ना कि 120, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अच्छा, अब बताइए अगर इस तरह के दो सदिश हैं, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या कोण होगा बताओ? सदिश ए और ये सदिश बी है। तो देखो, जब इसको ऐसे उठा के यहाँ रखोगे तो इसके मध्य कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो जब दोनों दो समांतर सदिश हैं, दो पैरेलल हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह के हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे है, ठीक। तो दोनों का एरो अगर इधर ही है, तो जब आप इसके पूंछ से पूंछ मिलाएंगे तो हमेशा कोण कितना बनेगा, हमेशा कोण 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, एक विपरीत दिशा में हो, ऐसे ऐसे विपरीत में हो, तो जब आप इसके पूंछ से पूंछ मिलाते हैं तो कोण 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये तीसरा है, और चौथा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा, एक सदिश ऐसे है और एक सदिश ऐसे है, तो इसके मध्य कोण कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो दो विपरीत सदिश के मध्य कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण के बारे में समझ में आ गया आपको। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसको लिख लेना बाद में, देख लीजिए फिर एक बार। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब ऋणात्मक सदिश। एक सदिश नेगेटिव कब होता है, इसको समझते हैं। देखिए, एक सदिश
नेगेटिव तब होगा जब उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाए, तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं या ऋणात्मक वेक्टर बोलते हैं। मतलब वही वेक्टर होना चाहिए, तो अगर वही वेक्टर है तो परिमाण उसकी वही रहेगी जो पहले वाली थी। ठीक है, तो देख लीजिए एक उदाहरण से कि अगर मैं ए वेक्टर लेता हूं 5 मीटर प्रति सेकेंड नॉर्थ और बी वेक्टर लेता हूं 5 मीटर प्रति सेकेंड साउथ, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर, तो देखिए बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनके मध्य कोण 180 डिग्री है, विपरीत है, और इनका परिमाण भी समान है। तो आप बी को माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका परिमाण देखो बराबर है। मॉड का मतलब परिमाण होता है, ये बराबर है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपको ये बोल देता कि वेक्टर सी 6 मीटर प्रति सेकेंड साउथ है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वेग। तो ये देखो, ये साउथ है, ये भी साउथ है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए है, ये नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनकी दिशा मान लेते हैं बिल्कुल विपरीत है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन परिमाण भी समान होना चाहिए। ये 5 है, ये 6 है, इसीलिए वो उसका ऋणात्मक सदिश नहीं कहलाएगा, यानी कि नेगेटिव वेक्टर ये एक दूसरे का नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ठीक है, इतना समझ लो। अब कोप्लेनर वेक्टर समझ लेते हैं, फिर तीनों ही एक साथ लिख लेना। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब समतलीय सदिश, मतलब एक ही तल में सारे वेक्टर आए तो उनको क्या बोलेंगे, समतलीय सदिश। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 3 या अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे समान तल एवं तल के समांतर हो। ठीक है, समान तल या ऐसा तल जो वो आपस में पैरेलल है, उनमें अगर आए तो उनको क्या बोलोगे, समांतर सदिश। मैंने 3 बोला, इसका मतलब दो सदिश जो हैं, जो मुक्त हैं यानी कि फ्री हैं, वो हमेशा समतलीय होंगे। वो इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक तल है, तल का मतलब समझते हैं, तल का मतलब एक, जैसे ये अगर एक कमरा है तो नीचे एक तल है, ये एक तल है, ये एक तल है, ये भी एक तल है। ठीक है, तो इसी तल में सदिश आना चाहिए। जैसे एक वेक्टर यहाँ हो, एक वेक्टर इसमें हो, एक इस तल में हो, एक इस तल में हो, तो वो नहीं कहलाएगा। एक इस तल में हो, एक इस तल में हो, ठीक है, तो वो समतलीय नहीं कहलाएगा। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा की बात हो रही है, 2 हमेशा ही समतलीय होंगे, क्योंकि अगर एक इधर है, ऐसे है मान लो, तो इसी में आप एक तल बना दो, तो 2 सदिश हमेशा समतलीय ही होते हैं। ठीक, अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस इस सारे डेफिनेशन को लिख लीजिए जो भी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, अगर इसी तल में सारे सदिश आए इस तरह से, तो इनको बोलेंगे समतलीय सदिश। लेकिन अगर एक इस तरह हो, ऊपर जा रहा हो ऐसे, तो ये समतलीय नहीं होगा, ये इस तल में नहीं है, ये तीनों इसी तल में है। ठीक है, इसको कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे देखते हैं, उनके पूंछ को पूंछ से जोड़ते हैं और जो छोटी कोण होगी वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये हेड और टेल के बीच का कोण दिया हुआ है, तो या तो इसको आप आगे ले आए या फिर इसको ऐसे पीछे यहाँ ले जाएं, तो दोनों ही टेल से टेल जुड़ जाएगा, तो वो एंगल बन गया 60 डिग्री। अगर छोटा ही कोण लेना है तो हमेशा कोण 0 से 180 डिग्री ही आंसर आएगा, हमेशा 0 से 180 आएगा। अगर 240 हो रहा है तो इसका मतलब पीछे से जो कोण है वो उससे छोटा है। ठीक है, तो हमेशा 180 से कम ही आएगा या 180 आएगा। जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एक ही दिशा में है तो उनका इनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। ये दोनों विपरीत दिशा में हैं तो इनके मध्य कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टेल से टेल मिलाएंगे, देखिए ये इधर है, ये इधर है,
तो जब टेल से टेल मिलाएंगे तो ऐसे जुड़ेगा ये, तो इनके मध्य कोण 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एंगल। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो एक वेक्टर की विपरीत दिशा में हो तो वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर होगा, ऋणात्मक सदिश होगी। ठीक है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए तभी वो उसका नेगेटिव होगा। क्लियर? और कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है एक ही तल में आए, उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, समतलीय सदिश। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब दो सदिश बराबर कब होंगे, दो सदिश बराबर कब कहलाएंगे, ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि सदिशों का समानता, दो वेक्टर सदिश कब कहलाएंगे। सदिश में क्या क्या होते हैं? परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। तो अगर दो सदिश अगर समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके परिमाण भी बराबर हैं और दिशा भी बराबर है। तो जब तक दिशा और परिमाण दोनों ना बराबर हो तब तक आप दो वेक्टर को समान नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं बोल सकते। जैसे मान लो एक सदिश इस दिशा में है 5 मीटर प्रति सेकंड, या उसकी मैग्नीट्यूड 5 है और 5 इसकी भी है लेकिन इसकी दिशा इधर है, तो वो दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखो इन तीनों सदिश की दिशा समान है और इसकी लंबाई भी लगभग मैंने बराबर लिया है। तो यदि इनका मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तीनों का तथा दिशा भी समान है, तब हम कह सकते हैं कि A बराबर B बराबर C होगा। अगर उल्टा दे दे, उल्टा कि अगर A बराबर B है, ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है, अगर यदि ये है, तब आप कह सकते हैं कि मॉड A बराबर मॉड B है एवं दिशा भी समान है, ये भी बोल सकते हैं आप उल्टा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सदिश समान है इसका मतलब उनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान है। ठीक है, इक्वालिटी समझ में आ गया आपको? सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा समान होती है समान सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब आ जाओ को इनिशियल वेक्टर यानी कि सप्रारंभिक सदिश। ऐसे सदिश जिनका शुरुआत वाली जो बिंदु है वो समान हो सारे सदिश का, वो सदिश क्या कहलाएंगे? को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब सप्रारंभिक सदिश। दो या अधिक सदिश समान बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश सप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे ये सारे के सारे वेक्टर्स इसी बिंदु से शुरू हो रहे हैं, है ना, तो ये A B C D सप्रारंभिक सदिश हैं, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप लिख लीजिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो वेक्टर्स हैं इनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे, ये सब बातें मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इनको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अदिश को जोड़ने का नियम हमारे पास पहले से है। जो भी गणित में जोड़ घटाओ गुना भाग आप सीखे हैं वो सब अदिश में लगता है। जैसे 4 किलोग्राम में 2 किलोग्राम अगर आपको जोड़ना हो तो उसमें आपको दिशा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, आप 4 को 2 से जोड़ देंगे 6 किलोग्राम बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन 4 जो सदिश में है उसको 2 या 3 सदिश से जोड़ेंगे तो आप नहीं बोल सकते कि वो 6 होगा कि 5 होगा कि क्या होगा, सीधा सीधा नहीं बोल सकते, आपको दिशा भी बताना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी अलग नियम है ना, वेक्टर का एडिशन का अलग नियम है, वो नियम सदिश जैसा नहीं है। क्योंकि इसके नियम अलग हैं इसीलिए पहले उनको जोड़ने और घटाने का नियम हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके आगे जो भी भौतिक में जो भी राशियां आएंगी, जो फिजिक्स में जितने भी आगे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, जो वेक्टर्स होंगे उनको जोड़ पाएंगे। फिर जैसे 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको घटाएंगे कैसे, या तो त्वरण में हो, है ना, या विस्थापन हो रहा हो, तो इन सभी को जोड़ने घटाने का अलग नियम है। पहले आप नियम सीखेंगे कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, फिर उसको
नियम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वेक्टर एडिशन, जोड़ने का नियम। तो नियम क्या कहता है, मैं पहले यहाँ बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पढ़ के बता दूंगा कि क्या है नियम। पहला नियम है ट्राइंगल लॉ, यानी कि त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश को आपको जोड़ना है तो इस तरह से आप रखिए कि एक वेक्टर का जो हेड है वहां से दूसरा वेक्टर का टेल लगा। इस बार उल्टा हो गया, देखो कोण निकालने में मैंने कहा था टेल को टेल से जोड़ना है, इस बार हेड को दूसरे के टेल से जोड़ना है। ये दूसरा सदिश है। अगर इन दो सदिश का योग निकालना है, इनको जोड़ना है, तो क्या करना होगा, एक तीसरा, क्योंकि आपको त्रिभुज बनाना है तो एक तीसरा ऐसा भुजा बनाना है जिसकी दिशा इस तरह से हो कि पहले वाले के टेल से शुरू हो, पूंछ से शुरू हो, और दूसरे वाले के हेड में जाके जुड़ जाए। तभी जाके ये जो त्रिभुज बनाया आपने, इसमें मान लीजिए ये सी है, तो ये सी जो है ये इन दोनों का योग कहलाएगा, a प्लस बी, ठीक है। यही नियम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए क्या नियम है, सदिशों को इस प्रकार रखें कि एक पूंछ दूसरे के सिर के साथ जुड़ी हो, ठीक है। तो एक का पूंछ दूसरे के सिर के साथ जुड़ी हुई है, तो तीसरा नया सदिश जो एक की पूंछ तथा दूसरे के सिर को जोड़ते वह दोनों सदिशों के योग बताता है, ठीक है। यही इसका नियम है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस आपको कराता हूँ कि ये लिखने नहीं आएगा, नहीं आपको समझने में आना चाहिए ये। तो ये पहला उदाहरण हो गया। अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, ये r वेक्टर, ठीक। मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर 2, ये उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो बताएं कि इन तीनों में क्या संबंध होगा, कौन किसका योग होगा। तो देखिए नियम क्या कहता है, एक का हेड दूसरे के टेल से हो, तो इन्हें दोनों हेड हेड हो गया, ये नहीं चलेगा। एक का हेड दूसरे का टेल, हाँ बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो विपरीत दिशा में होगी, यानी कि एक के सर और दूसरे के पूंछ को मिलाए या पूंछ और सर से उसका जाए, तो वो उसका योग होगा। कहने का मतलब है कि देखिए एक ऑर्डर में होना चाहिए, टेल हेड है ना, एक ऑर्डर में, यहाँ एक खत्म दूसरा चालू। तो तीसरा जो विपरीत दिशा में क्लोज करेगा त्रिभुज को, वही उसका योग होगा। तो दूसरे भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए इधर, इधर से इधर गया, फिर यहां से यहां गया, ये विपरीत दिशा में। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर जो है वो P और Q सदिश का योग है। आया समझ में? हाँ, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाए और त्रिभुज इस तरह से बनाए कि एक का टेल दूसरे का हेड से शुरू हो, तो जो तीसरा विपरीत दिशा में जाएगा वो उसका योग होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। मैं और दे दूं क्या कुछ प्रैक्टिस के लिए? देखिए M N P, ये है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, त्रिभुज ढूंढना है। तो ये खत्म, दूसरा चालू, तीसरा विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, n बराबर, n जो है वो इन दोनों का योग है, m और p का योग है, ठीक है। ऐसे हुआ, ठीक है। आ रहा है समझ? तो इसको लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते हैं आगे, ठीक है।
अब इसमें कुछ डाउट्स से रहते हैं बच्चों के, उनको मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिए कि अगर मैं एक ऐसा उदाहरण लूँ जो इस तरह से मैंने सदिश लगाए हैं और दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ए है जो कि 4 मीटर मान लेते हैं, चलो 4 मीटर इसकी इस दिशा में थी विस्थापन, और बी जो है वो 3 मीटर, ये मान लो इस दिशा को पूर्व मान लो और इधर उत्तर मान लो, ठीक है। तो कोई एक आदमी है या गाड़ी है जो 4 मीटर इधर चलती है, उसका 90 डिग्री के दिशा में विपरीत ऊपर 3 मीटर चलती है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि टोटल विस्थापन कितना है, ठीक। या आपको ये ज्ञात करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, ये ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी क्या सिखाया आपको कि इनको त्रिभुज में दो भुजाओं में ऐसे लगाओ जहां खत्म हो वहां से दूसरा शुरू हो, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ना है। तो विपरीत दिशा में जो क्लोजिंग साइड आएगा वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट, यानी कि इसका योग होगा, सी होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का परिमाण ज्ञात करो जरा, ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए प्लस बी का परिमाण क्या है, परिमाण, तो मतलब ये सी वेक्टर है, ये वाला। तो देखो ये तो पाइथागोरस वाला आप जो नियम है वो लगा सकते हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा फिर, ये 5 होगा, है ना। √4² + 3² 5², ये आपने कैसे निकाला, त्रिभुज के नियम से निकाला। तो इससे मैं सिखाना ये चाह रहा हूं आपको कि a प्लस बी का मान 5 है। तो अगर मैं मॉड a और मॉड b का मान अगर मैं बोलता है जोड़ने, तो इसका योग क्या आता है, इसका योग आता है 4, मॉड a का मान कितना है 4 और इसका कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। लेकिन ये 7 नहीं आ रहा, देखो, है ना, इससे 4 आ रहा है, इससे 3 आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 7। तो इससे ये समझ आया कि ये महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए नोट करके कि मॉड ऑफ a प्लस बी मतलब दो सदिश का योग का जो परिमाण है वो उसके इंडिविजुअल के मॉड के योग के बराबर नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात समझ में आया कि इनको अगर अलग अलग उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो उसके बराबर नहीं आता है, ठीक है। तो अगर दो सदिश को जोड़ेंगे उसका परिमाण दोनों अलग अलग सदिश के परिमाण के योग के बराबर नहीं आता है। तो क्या होता है, देखिए, इससे आंसर आया 5, इससे आंसर आया 7, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसके नियम क्या होंगे, इसके नियम होंगे कि a प्लस बी। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ई वेक्टर का जो परिमाण है वो हमेशा छोटा या बराबर होगा a प्लस बी के। तो बराबर होगा, बराबर कब होगा, अभी तो कहा आपने नहीं बराबर होगा, कब होगा बराबर, तो बराबर तब होगा, इक्वल तब होगा जब दोनों ही सदिश एक ही दिशा में हो, ऐसे, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री हो। इसके क्यों का जवाब मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। जब इस तरह से हो a वेक्टर और b वेक्टर, इसको ऐसे जोड़ा जाए, दोनों थीटा अगर 0 डिग्री हो, मतलब दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तब आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि a बराबर b का मॉड a प्लस मॉड b के बराबर होगा, यहां कह सकते हो, ठीक है।
और एक चीज, अगर दोनों विपरीत दिशा में हो, ऐसे दोनों ऐसे विपरीत दिशा में हो, इसको ए ठीक है, चलो ये बी है, बड़ा कौन था, ए बड़ा था ना, तो कोई बात नहीं, चलो तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि मॉड ए को घटाकर जो मान आएगा वो होगा। इस सब के क्यों का जवाब मैं आपको थोड़ा देर में दूंगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा चैप्टर। मैं यहाँ से बस एक निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूँ कि इसमें ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो कितना उत्तर आ गया 1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी दो सदिश को जब आप जोड़ते हैं, ये नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट 1 है। अब मैं नोट 2 लिख के दे रहा हूं। निष्कर्ष क्या निकालना चाह रहा था कि a प्लस बी का योग हमेशा a माइनस बी से बड़ा और इंडिविजुअल a प्लस बी से छोटा होता है। यही मैं सिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कभी पूछा जाए कि आप अनुमान लगाइए, या 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं जिनका मान इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तब तो वो उत्तर नहीं होगा, है ना। इन दोनों के योग से कम होना चाहिए और इन दोनों के घटाव से ज्यादा होना चाहिए। तो मान लो आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इससे कम और उससे ज्यादा हो, तो योग कभी होगा ही नहीं, जो छोटे वाले हैं वही वाला आंसर आएगा, है ना। अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ। तो ये सारे पॉइंट को जरा याद रख लो। क्या सबसे महत्वपूर्ण बात कि a प्लस बी का जो मॉड है वो मॉड a प्लस मॉड बी के बराबर नहीं होता, जब बल्कि उससे छोटा होता है। बराबर कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक है। जब 0 डिग्री होगा और यहाँ थीटा 180 डिग्री होगा तो आप इसको घटा देते हैं। जब कोण 180 डिग्री होगा तो उनको घटा देंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, त्रिभुज का नियम है, और ये ज्योमेट्री से आप कर रहे हैं, ठीक है, ज्यामिति से। अब मैं इसी में एक और नियम बताता हूं आपको, इसको लिख लीजिए, फिर इसके परिमाण की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने बस केवल यही बताया कि ये होगा, पर ये कितना होगा ये मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। करेंगे, लिख लीजिए। तो अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। इस नियम में क्या होगा, इस नियम का नाम पहले तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी कि बहुभुज। बहुभुज मतलब 2 से ज्यादा जो हो बहुभुज कहलाता है। अब अगर 2 से ज्यादा सदिश हैं, अगर 2 से ज्यादा सदिश को जोड़ना है तो वो ट्राइंगल लॉ से नहीं जुड़ेगा, वो त्रिभुज नियम से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इस उपयोग 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस नियम का उपयोग यहाँ नियम होगा, इस नियम का उपयोग 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यह त्रिभुज नियम का ही विस्तारित रूप है, ठीक है। इसी नियम से ही ये बनाया गया है। कैसे, अभी समझाता हूं मैं आपको। देखिए, मान लीजिए 2 से ज्यादा सदिश है, ठीक है। ए सदिश है, इधर बी सदिश है, तो यहां से आप तीसरा मिलाते हैं तो त्रिभुज नियम हो जाता है। लेकिन 2 नहीं, 2 से अधिक है। एक इधर मैंने जोड़ दिया, इधर मैंने जोड़ दिया। हर बार देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, हर बार मैं एक के हेड से दूसरा टेल शुरू कर रहा हूं, हेड से टेल शुरू कर रहा हूं, हेड से टेल शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे। अब इधर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एक ऐसा सदिश जो सबसे पहले वाले के टेल से शुरू होगा और आखिरी वाले के हेड पे जाके बंद हो जाएगा, तो वही सदिश उसका योग होगा, ठीक है। वही यहां लिखा हुआ है। तो हम सदिशों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि एक की पूंछ हमेशा दूसरे के सर से जुड़ता जाए। तब जब हम पहले सदिश की पूंछ को आखिरी सदिश के सर के साथ जोड़ें तो वह उसका योग
होगा। इस प्रकार सभी सदिशों का परिमाण प्राप्त होता है। तो देखिए इधर, अगर ये d वेक्टर है, ये e वेक्टर है और ये f वेक्टर है, तो इनमें संबंध क्या स्थापित करेंगे आप, देखते जाइए। ये यहाँ खत्म दूसरा चालू, ये खत्म दूसरा चालू, ये खत्म अगला चालू, ये खत्म अगला चालू, लेकिन ये विपरीत दिशा में है। तो आप क्या लिखेंगे, f जो है वो सभी का मान होगा, सबका योग होगा, a b c d e। यही पॉलीगन लॉ है, ठीक है, यही बहुभुज नियम है। तो ये कैसे आया होगा, ये आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज से ही बना होगा ये, ठीक है। कैसे, इस चीज को समझो। मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सारे जो आपने जोड़ा रखा है उसमें मैं बार बार एक त्रिभुज ढूंढ रहा हूं, ठीक है। तो वो त्रिभुज कैसे दिखेगा, देखिए ये 2 है, ये तीसरा हो गया, इसको मैं लिख देता हूं 1 वेक्टर। तो आप 1 को क्या लिखेंगे, a प्लस बी, है ना। 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे a प्लस बी वेक्टर, क्योंकि देखिए ये विपरीत दिशा में। अब इस 1 को c से जोड़ेंगे तो ये इसका योग आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इसका योग, विपरीत। यहां दिख रहा है एक त्रिभुज, ये यहां खत्म, ये दूसरा चालू, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का योग इसके बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, इधर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली, ये देखो, ये इसका योग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है d, तो ये इन दोनों का योग हो गया। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये इसका योग हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज का ही ये विस्तारित रूप है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये त्रिभुज नियम का ही विस्तारित रूप है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके नियम को समझते हैं और गहराई में, ठीक। लिखिए, तो बहुभुज का एक उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब षडभुज, ठीक है, ये समान षडभुज है, यानी कि सातों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है। लेकिन ये एक सदिश के तरह दर्शाया गया है। अगर ए बी सदिश p वेक्टर है और बी सी वेक्टर का मान q वेक्टर है, ठीक है, तो बताएं बाकी सारे वेक्टर का क्या मान होगा। सारे सदिशों का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ कैसे करें इसको, देखिए ध्यान से। इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर आप ये बात, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज, इसमें क्या नियम लगा सकते हैं आप, इसमें लगा सकते हैं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, ठीक है, बराबर ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के, है ना, ए सी के। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा p प्लस क्यू, सही है, क्योंकि ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो AC वेक्टर क्या हो गया, p प्लस क्यू वेक्टर। लेकिन मुझे इन भुजाओं का जो सदिश है उनका मान ज्ञात करना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ, देखो ध्यान से। ये वाली जो है सदिश और ये सदिश दोनों बराबर सदिश है, देखो, तो इसको क्या बोल सकते हो, q। और यहाँ से यहाँ भी ये बराबर ही होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, q। तो मैं अगर एक ही वेक्टर ऐसे मान लूँ AD वेक्टर, तो AD वेक्टर का मान क्या होगा, 2q होगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है CD, तो फिर से नियम लगाइए, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD का मान क्या होगा, AD का, ठीक है,
ये सारे के सारे सदिश हैं, ऊपर मैंने एरो बना दिया ऐसे, सदिश है। अब ए बी सदिश, ए बी वेक्टर का मान क्या है p, बी सी का मान क्या है q, सी डी आपको नहीं पता, ए डी का मान क्या होगा अभी मैंने बताया q और q, 2q, ठीक है, आ रहा है समझ। तो सी डी सदिश क्या हो गया, ये इधर जाके घटाएगा तो ये q बनेगा और ये इधर जाएगा तो माइनस p बनेगा, तो ये आ गया सी डी। तो सी डी आपने निकाल लिया, कितना आ गया ये q, मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूँ, ये हो गया q माइनस पी, q माइनस पी, ठीक है। अब आपको DE सदिश निकालना है, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या AB और DE विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये P है तो ये माइनस P होगा, है ना। इसकी जो लंबाई है वो समान है ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, इसकी दिशा विपरीत है तो माइनस P हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों बिल्कुल समांतर है, तो इसकी और इसकी दिशा भी समान होगी, तो ये क्या बन गया माइनस q वेक्टर, ठीक है। उसी तरह ये और ये बिल्कुल विपरीत है, तो उसमें एक माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखोगे p माइनस क्यू वेक्टर। तो देखो सारे सदिश का मान निकल आया, ठीक है। तो ये है बहुभुज का एक सवाल। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि त्रिभुज वाले नियम में परिमाण निकालने का हमारे पास कोई नंबर नहीं आया था कि उसका नंबर क्या होगा, तो उसको समझने के लिए एक और नियम है जिसको बोलेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और वही हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको आप लिखिए, फिर उसको मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग का जो नियम है उस पर पहुंचते हैं, और सदिश का योग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज नियम। क्या है ये नियम, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, आपके लिए क्या लिखा है मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर आप फिर से उस त्रिभुज वाले नियम को लगाएं तो दो सदिश इस तरह से आप रखते हैं कि यहां पर सदिश B ले लो और यहां पे सदिश A ले लो, ऐसे, ठीक है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है इधर, ये इसका योग होता है ना, इसको आप योग इसका बताते हैं। अब ये नियम यहाँ इसमें ये बता रहे हैं कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको इन दोनों भुजाओं से एक चतुर्भुज बना दो, चतुर्भुज, और वो इस तरह से बनेगा कि ये वेक्टर A जो है A, इसके समांतर एक रखो, यानी कि पैरेलल रखो, और B के पैरेलल एक रखो। तो इस तरह से रखो कि ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाए, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको भी आप B बोल सकते हैं और इसको भी आप A बोल सकते हैं, ऐसे। तो क्या एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज में ये जो है ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है, तो डायगोनल इसका योग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो इस तरह से रख रहे हो कि अब पूंछ से पूंछ मिलाओ, ठीक है, पूंछ से पूंछ मिलाना, तो ये A वेक्टर हो गया, इसमें मैंने ये B लिया था ना, तो ये B वेक्टर हो गया और ये A वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से कंप्लीट करो कि ये एक चतुर्भुज बन जाए, तो इसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल, जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब परिमाणी, ठीक है, जो उसका परिणाम निकल के आ रहा है, परिमाण जो निकल के आ रहा है उसी को रिजल्टेंट बोलेंगे। तो ये C हो गया, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसमें दो बातें और ध्यान रख लीजिए, आप फिर लिख लीजिएगा। दो सदिश के मध्य कोण कैसे देखते थे, कैसे देखते थे? इनके मध्य का कोण इनके टेल से टेल मिलने वाला जो कोण है वही होता है। तो इनके पूंछ से पूंछ मिलने वाला कोण ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कोण थीटा था, तो वही यहाँ पर भी आ गया ये, ठीक है, ये कोण आ गया थीटा। तो थीटा का क्या योग, क्या इसका इस्तेमाल है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो पहले ये समझ में आया क्या नियम है? नियम ये है कि कोई भी दो इस तरह से सदिश को आप जोड़ें जिसके टेल से टेल मिल रहा हो, तो इसके इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर दें कि ये बन जाएगा एक चतुर्भुज। तो इसकी जो विकर्ण है यानी डायगोनल, वो इसका योग हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, C इक्वल्स टू A प्लस बी, यहाँ भी बोलेंगे C इक्वल्स टू A प्लस बी। यही नियम होता है चतुर्भुज नियम। तो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। दो सदिशों को इस प्रकार रखें कि उनकी पूंछ आपस में मिलती नजर आए, ठीक है। तो दोनों के समांतर सदिश खींचो, समांतर सदिश खींचो तथा इस प्रकार बनाओ कि वह समांतर चतुर्भुज की भुजाओं जैसा नजर आए। तो मैंने इसको क्या किया, समांतर ऐसे बना दिया, और ये देखो ये चतुर्भुज के भुजाओं की तरह नजर आया। तो जहां पूंछें मिलती हैं, पूंछें कहाँ मिलती है, यहाँ पे मिल रही हैं, है ना, वहां से एक विकर्ण खींचो। तो ये डायगोनल खींच दिया, विकर्ण खींच दिया, ऐसे विकर्ण, ठीक है, जो दो सदिशों का योग बताता है, ठीक है। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। अब ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसका रिजल्टेंट बता सकते हैं कि A प्लस बी का योग होगा कितना, परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या होगा, ये चीज तो पता ही नहीं चल रहा था हमें। या A प्लस बी का योग का परिमाण क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है हमें, सिर्फ हम कह रहे हैं कि इसके इक्वल होगा, पर होगा कितना। तो ये अब हम निकालेंगे कि ये C की क्या मान होगी, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब जो मैंने आपको बताया कि दो सदिश को जब जोड़ते हैं तो तीसरा भी वो सदिश ही होता है, ठीक है। पर इस सदिश का ना हमें मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन, वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दो सदिश को जब आप जोड़ोगे तो तीसरा सदिश जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश। तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, परिमाण कितना होगा, और उसकी दिशा किधर होगी, ये ज्ञात करना है। तो याद करो, मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है ग्राफ। तो उसकी जो लंबाई है वो क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो दिखाता है उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज में ये जो इसका विकर्ण है डायगोनल, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अगर उसकी लंबाई पता चल जाए तब तो परिमाण निकल आएगा। तो मैं उसी का डेरिवेशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाता हूँ जिसमें नाम दे देता हूँ मैं। तो नियम क्या था कि इसको ऐसे पैरेलल आपको बनाना होता है, ऐसे इसके पैरेलल। तो इसका भी मान कितना होगा, A, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है इसकी लंबाई, ठीक है। तो मैं एक त्रिभुज लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप। उसके पहले थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज बना रहा हूँ जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो एंगल है यही दोनों वेक्टर के बीच का कोण है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी वही कोण बन रहा होगा, थीटा। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक
90 डिग्री वाला एक त्रिभुज बना दिया, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना के, तो एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखना है आपको। तो ये O है, इसको मैं P ले लेता हूँ, ठीक है, इसको M ले लेता हूँ, ठीक है, इसको N ले लेता हूँ। तो एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ दिख रहा है आपको। इस त्रिभुज में PN की लंबाई क्या होगी, जो A का मैग्नीट्यूड होगा। मैंने आपको सिखाया ना ग्राफ में कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल PMN, ठीक है, इसका साइन थीटा क्या होगा, देखिए जरा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने क्या है, MN, MN, ठीक है, और ये कितना है, PN। तो PN क्या था, PN इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो MN मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ A। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही सीख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैंने यही सिखाया ना कि वेक्टर की जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये लंबाई का नाम मैंने क्या दिया है, PN दिया है। तो PN का मान क्या होगा, मॉड ऑफ A, ठीक। तो यहाँ से MN का मान आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से MN का मान होगा MN का मान क्या होगा, मॉड A साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा क्या होगा, PM बराबर PN, और PN का मान क्या है, मॉड A। तो PM का मान क्या हो जाएगा, मॉड A कॉस थीटा। आया समझ में। तो ये दो समीकरण जरा देख लीजिए। इस छोटे से त्रिभुज में मैंने PM और MN का मान निकाल लिया। तो PM और MN का मान क्या, एक है A cos थीटा, एक है A sin थीटा, ठीक है। अब इस बड़े से त्रिभुज में आएंगे, बड़े से त्रिभुज में, तो यही इसका C वेक्टर है, जिसको मैं R से लिखूंगा, रिजल्टेंट, ठीक है, R रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट मतलब परिणामी। तो अब मैं इधर थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये आप सीख चुके हो, ये वाली बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं C वेक्टर निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, C वेक्टर निकाल रहा हूँ। C वेक्टर क्या है, इसका योग है। तो C निकाल रहे हैं, देखिए इधर ध्यान से। तो यहाँ पे आप एक बड़े वाले त्रिभुज में पहुंच जाइए, वहां देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल MON, इस बड़े से त्रिभुज में आपको क्या क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से। ऐसे देखिए, ये है M, ये है N, ये है O, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री का कोण है, और ये कितना MN का मान कितना देखिए यहाँ से, A sin थीटा, और ये क्या है, A cos थीटा, और आपको R निकालना है। तो यहाँ से आप R का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, ऐसे मॉड R क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, पाइथागोरस का नियम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस का मैं स्क्वायर ही लिखता हूँ अभी, चलो बाद में रूट लगा देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। नहीं, ये A cos थीटा नहीं है, ध्यान से देखिए, A cos थीटा PM ही है, ये B भी तो आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे B भी आ जाएगा, मॉड B, ठीक। OM क्या है, देखो ध्यान से, OM का मान क्या लिखोगे, OM का मान लिखेंगे OP प्लस PM, ये लिखेंगे ना, OM का मान OP प्लस PM। अब OP का मान कितना है, मॉड B, ये लंबाई कितनी है, मॉड B, और इसको PM का मान यहाँ से लिख दो, मॉड A cos थीटा। आया समझ में,
ये ओ एम है। तो आर का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है, एम एन का स्क्वायर। चलिए ओ एम का स्क्वायर क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर होगा बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ से मॉड हटा दिया है, मॉड नहीं लिखा हूँ मैं। तो अगर आप एरो नहीं लिखते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय बचा ले रहा हूँ। एम एन का मान क्या है, ए साइन थीटा, तो सिर्फ ए साइन थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से नियम लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या पहले मैं 2ab लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा आसान होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी में कॉस थीटा भी है तो कॉस थीटा आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं जानबूझ के इसको उधर लिखा था। अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्यों किया ये काम। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रह जाएगा अलग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होता है, ये तो 1 होता है। तो देखिए आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ गया, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर आ गया। तो आर क्या होगा, आर क्या होगा, मैं यहां लिख लेता हूं अलग से, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो वेक्टर इसका योग है उसकी परिमाण क्या है, परिणामी का परिमाण, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर रूट बन जाएगा, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें मॉड है, सभी में मॉड है, समझ में आ रहा है, कोई सदिश नहीं है, सब के सब अदिश हैं। यहाँ भी मॉड है, यहाँ भी मॉड है, सारे मॉड में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट, आ रहा है समझ। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रहा है, थीटा। थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये कैसे देखेंगे, यही तो मैंने अलग से सिखाया आपको कि दो सदिश के बीच का कोण कैसे देखते हैं। दोनों पूंछ के मध्य जो कोण बनता है वही होता है उनके कोण के मान, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके पूंछ से पूंछ मिलाइए और जो कोण दिखेगा वही थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे। तो ये है नियम, इनको आपको याद रखना है, ये इसका डेरिवेशन है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब दिशा हमें पता करना है कि किस दिशा में ये होगी। इसका ये परिमाण तो आ गया कि ए और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये इसका परिमाण होगा, पर वो किस दिशा में होगा, क्योंकि है तो ये सदिश है। अब मैं वो बताता हूं आपको, इसको तब तक लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट है उसका, वो किस दिशा में होगी। क्योंकि आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसकी दिशा देखते हैं, ये जो आर है इसका परिणामी आपने निकाल लिया है, अब इसकी दिशा देखते हैं। तो दिशा यहाँ से मैं परिभाषा में लाता हूँ कि बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर
इस बी वेक्टर से अल्फा कोण में है वो, ठीक है, बी वेक्टर से अल्फा कोण में है, अल्फा एक दिशा में। जैसे मान लीजिए इसको मैंने आधार मान लिया, इससे अल्फा एंगल पे है ऐसे, है ना। तो इस अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये बड़े से ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, फिर से वही ट्रायंगल लेता हूं, MON, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने जो त्रिभुज लिया है वो ऐसे लिया है, देखिए ध्यान से, ऐसे। और क्या मान ज्ञात करना है, ये अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है, अल्फा। तो ये क्या है N, ये क्या है M, और ये क्या है O। तो आपको अल्फा ज्ञात करना है, तो tan अल्फा आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा देखिए, tan अल्फा का मान होगा MN बराबर OM, है ना, यही होगा। अब MN का मान देखिए यहाँ से क्या होगा, MN का मान mod A sin थीटा, और OM का मान B प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो इसका मान यहाँ रख दो, तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ। तो tan अल्फा बराबर MN A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका दिशा हो गया, दिस इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अल्फा किधर है, अल्फा फ्रॉम वेक्टर बी वेक्टर से आप अल्फा ले रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो जिस वेक्टर से आप अल्फा लेते हैं उसमें साइन कॉस नहीं आएगा, उसके अलावा जो वेक्टर है उसमें साइन कॉस आएगा। और ये थीटा कहाँ से आएगा, थीटा फिर से वही है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दो सदिश के बीच कोण सही तरीके से ज्ञात करना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर ही लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ए और बी दोनों को जोड़ रहे हो, जिसके मध्य कोण थीटा है, तो उसकी जो रिजल्टेंट है वो इसके बीच में आएगी, ऐसे बीच मतलब इसके मध्य में आएगी, और अल्फा कोण में होगा, अल्फा, ठीक है ना, अल्फा कोण में होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे कैसे बनना है, ये चतुर्भुज बन रहा है, समरूप चतुर्भुज जो अल्फा एंगल पे है। तो ये इसका आर है, ठीक। तो आर क्या है, ए प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी का योग है आर। इसका परिमाण कितना होगा, ये होगा। इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। कहाँ से होगी, बी वेक्टर से, ठीक है, जो जिससे आधार बना रहे हो वहां से अल्फा बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे सूत्र, इसको लिखिए, फिर इससे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको जल्दी से। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।